आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप सबका इस्तकबाल। आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन हाज़िर खिदमत। सलाम कबूल कीजिए। वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, आप सबके हर दिल अजीज़ जनाब हकीम सुलेमान खान साहब का दिल की अमीक़ गहराइयों से इस्तकबाल है। मसीहुल मुल्क हकीम अजमल खान अवार्ड और ऐसे ही न जाने कितने अवार्ड्स को अपने नाम से मोतबर कर चुके हकीम साहब की शख्सियत ये गाने रोज़गार है, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। बल्कि सच तो ये है कि अभी वो अल्फाज हमें नहीं समझ में आते या हमारे दस्तरस से बाहर हैं, जिनके ज़रिए हम हकीम साहब की शख्सियत को आप सबके सामने पेश करें। तो आइए इस्तकबाल करते हैं। खुश आमदीद हकीम साहब, पुरतपा खैर मक़दम। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तो आज क़स्सा नहीं है, आज एक सवाल है जो हम हकीम साहब से इंशाअल्लाह दरियाफ़्त करेंगे। सब्र और बर्दाश्त, ये दोनों अल्फाज हम सुनते रहते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। किसी दानिश्वर से जब पूछा गया कि सब्र क्या है, तो फरमाया कि अपना मामला सुकून के साथ अल्लाह के सुपुर्द कर देने का नाम सब्र है। ये कहते हुए या ये सोचते हुए कि अब मेरे बस में कुछ नहीं है, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह के इख्तियार में तो बहुत कुछ है। तो जहाँ मेरी बेबसी, मेरी लाचारी ख़त्म होती है, वहाँ से अल्लाह ताला की रहमतें शुरू होती हैं। तो अल्लाह की अदालत में अपना मामला सुपुर्द कर देने का नाम सब्र व रज़ा और तवक्कुल के साथ, इस्तिग़ना के साथ, ये सब्र है। और रो धो कर शिकायतें करते हुए, गिले करते हुए, ये कहते हुए कि अल्लाह ताला तो हमारी सुनता ही नहीं है, ज़िंदगी को काटे जाने का नाम ये बर्दाश्त है। ये जानते हुए कि अल्लाह ताला किसी पर भी उसकी क़ुव्वत, उसकी ताकत से ज़्यादा, उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, लेकिन फिर भी बंदा है कि वो शिकवा शिकायत किए जाता है, आहो फ़ुग़ां किए जाता है, नालाजारी किए जाता है और ज़िंदगी काटे जाता है। तो ये चीज़ बर्दाश्त है। अब हम हकीम साहब से जानना चाहेंगे उनके बलीगाना अंदाज़ बयां के साथ कि सब्र और बर्दाश्त दोनों इंसान के पास होता है, लेकिन सब्र बाजी मार जाता है हकीम साहब। जैसे कि किसी ने कहा है कि जहाँ से बंदे के सब्र की इंतहा होती है, वहाँ से खुदा की रहमत का आगाज़ होता है। और देखिए, तकलीफ़ें तब तकलीफ़ों का मजदर है ज़िंदगी। बेशक। वो एक तकलीफ़ जब हम पैदा हुए तो हमारी माँ को हुई, और अगर वो तकलीफ़ ना उठाती तो हम पैदा ना होते। बेशक। और फिर उसके बाद उसको इतनी तकालीफ़ हुई कि उसने अपना खून पिलाकर पाला हमें। और कभी हम सोचते हैं कि ये रिश्ते कैसे होते हैं कि कोई किसी की कहीं ज़रा सी गलाजत इंसान को लग जाए, ख़ास तौर पर ख़ातून को, औरत को, तो तमाशा कर दे कि मेरे पर पेशाब हो गया और ये हो गया और वो हो गया। और वही लड़की जो अपने माँ बाप के घर तुर्रम खान बनी रहती है, जब वो साहिबा औलाद होती है तो दिन में पता नहीं 10 बार यानी 20 बार उस बच्चे की गलाजत को धोती है, और उसको घिन नहीं आती, उसको बिल्कुल परेशानी नहीं होती। ये जो तकालीफ है, फिर उससे तमन्ना करने लगती है उस बच्चे से कि वो भी ऐसी तकलीफ उठाए हमारे लिए। उस उम्र में जब हम बूढ़े हो गए और बच्चों की सी हालत हो गई, तो वही बच्चा जिसके लिए वो इतना सब कुछ करती है, उस बच्चे को अपने माँ बाप की गलाजत साफ़ करने में घिन आती है। उसको मैंने देखा ऐसे बड़े कामयाब लोग के उस शख्स के 2 बच्चे बहुत बड़े ओहदों पर, और उन्होंने कभी अपने माँ बाप की गलाजत साफ़ नहीं की। माँ मर गई, बाप ने पाला, शादी भी नहीं की। मेरे एक दोस्त के भतीजों का जिक्र है महाराष्ट्र में, और बड़े बड़े ओहदों पर। तो वो कभी आ गए, देखा, आदमी रख दिया,
सफाई कर्मचारी रख दिया, किसी रिश्तेदार को रख दिया, लेकिन वो माँ जैसी तड़प नहीं हुई। माँ चाहती तो आपके सारे काम पैसे खर्च करके करा देती, लेकिन वैसा काम कोई कर नहीं पाता जैसे माँ आपका 10-20 बार गला दस्त साफ करती है। सेम वैसे ही आपने जो मुलाजिम रख दिए वो वैसा काम नहीं कर सकते जो आप कर सकते थे। बिल्कुल हकीम साहब, न जाने कितने लोगों को आप शहादतमंदी की जानिब लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो बात जो वाज़ो नसीहत नहीं करती है, वो आपकी ये जो गुफ्तगू है ना, इसमें वो सहरकारी है, वो सहर आफरीनी है जो आहिस्ता आहिस्ता बूंद बूंद गिरती है और सिल के सीने में भी, पत्थर के सीने में भी शिकाफ डाल देती है। वो आपका खूबसूरत कलाम। मतलब मुझको साकी से अगर जाम से राहत मिलती, वाह। मुझको साकी से अगर जाम से राहत मिलती, कुछ तो फिर गर्दिश अय्याम से राहत वाह मिलती। वाह, बहुत सुंदर। कुछ तो फिर गर्दिश अय्याम से राहत मिलती, मुझको साकी से अगर जाम से राहत मिलती। वरगलाया है मुझे शेख व ब्रह्मन ने बहुत, वरगलाया है मुझे शेख व ब्रह्मन ने बहुत, वरना इस दौर में असनाम से राहत मिलती। क्या कहने, बहुत वरना उम्दा। इस दौर में असनाम से राहत मिलती। बहुत खूबसूरत। और शेर देखें कि आप तजलील बदस्तूर ही जारी रखते, आप तजलील बदस्तूर ही जारी रखते, मुस्तकिल लज्जत दुश्नाम से राहत मिलती। मुस्तकिल लज्जत दुश्नाम से राहत मिलती। उनका दीदार जो हो जाता करार आ जाता, उनका दीदार जो हो जाता करार आ जाता, करार आ जाता, उस दरीचे से मुझे बाम से राहत मिलती। शानदार। उस दरीचे से मुझे बाम से राहत मिलती। बहुत खूबसूरत। और मक्ते का शेर, तूर कम दाम में बिकने को तो बिक जाऊंगा, तूर कम दाम में बिकने को तो बिक जाऊंगा, भाव बढ़ जाता अगर दाम से राहत मिलती। बहुत खूबसूरत। भाव बढ़ जाता अगर दाम से राहत मिलती, मुझको साकी से अगर जाम से राहत मिलती, कुछ तो फिर गर्दिश अय्याम से राहत मिलती। बहुत उम्दा हकीम साहब, बहुत खूबसूरत। कर्नल वर्मा हैं फ़ोन लाइन पर, थोड़ा सा इंतज़ार कर्नल साहब। आपसे पहले परवीन साहबा इस बज़्म में आई हैं, तो आइए, उनका हक भी उनका है। जी बताएं, क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम। जी मेरे 2 सवाल है। हाँ। मेरे बहू को 2 महीने में 2 बार हैज आता है उनको। अच्छा। होता है। हाँ। और एक भतीजी है, प्रेग्नेंट है, उनके दांत में कीड़ है, बहुत तकलीफ होती है उनको। आपको कुछ नुस्खा है तो बताइए। ये जिसके दांत में कीड़े हैं, ये खातून हामिला है? हाँ जी हाँ। अच्छा, कितने महीने की प्रेगनेंसी है? 3 महीने। 3 माह की है, ठीक है। और ये जिनको महीने में 2 बार हैज आता है, उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र है 27-28 है। 27-28, ठीक है। जी हकीम साहब। जिनको 2 बार हैज आता है, उनके लिए एक नुस्खा समझ लें। एक आता है गोंद चिलगोज़ा, गोंद चिलगोज़ा, और एक आपके किचन में, आपके बावर्ची खाने में खाने का सोडा होता है, सोडा जो इस्तेमाल होता है, मीठा सोडा जिसे कहते हैं। तो गोंद चिलगोज़ा असली लें, ये एक रॉ मटेरियल, कच्ची दवा है। इसको पाउडर बना के रख लें और 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा रोज़ खाएं, वो जिनको हैज़ 2 बार आता है। और 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर इस पानी से लिया करें, दिन भर में 1 बार। बहुत ज़्यादा परेशानी हो तो 2 बार भी लिया जा सकता है। और दांतों की परेशानी के लिए ये जो
खाने का सोडा मैं अभी बता रहा था, ये 2 चुटकी लेकर और अपनी हथेली पे रख लें और थोड़ा थोड़ा लगा के ऐसे खूब मालिश करें दांतों पर। मसूड़े अपना आप मालिश होते हैं, ऐसे मालिश करके आप मुंह लटका लें। चाहे तो वो लुआबे दहाना थूक दें, लेकिन कुल्ला ना करें 1-2 घंटे तक। चाहे तो खा पी भी सकते हैं इस पर, लेकिन कुल्ली नहीं करें। ऐसा चंद रोज़ करेंगे तो उनको राहत होना मुमकिन है। जी, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। आप देखते रहिए आदाब डॉक्टर, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और एक बार फिर चाहेंगे कि दिल की अमीर गहराइयों से हकीम साहब का शुक्रिया अदा करते हुए एक बार फिर इस्तकबाल करें, क्योंकि अपना कीमती वक्त जिस तरह रोज़ाना नाज़रीन के लिए इनायत करते हैं, उसके सामने शुक्रिया का लफ्ज़ बहुत हक़ीर है, बहुत बेमाना है। इस्तकबाल हकीम साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व बरकातुहू। मैंने तो रस्मन फोन लगाया था, मगर वो कुछ कहने की इच्छा हो रही है कहिए ना। कि हम क्या शेखो फिलेमन में तो नहीं आते हैं कहीं, या हकीम साहब हमको बर्दाश्त करते हैं तो और उनके दीदार की आरज़ू न करो, उनके चेहरे पर अच्छा पर्दा रहे। गर निकाब आपने रुख से हटा दिया तो ये टूट के सारा जहां जल जाएगा। क्या बात है कर्नल साहब, इतने खूबसूरत अशार आप कहाँ से लाते हो और ऐसा महसूस होता है ये सब आपको याद है, अजबर हैं। बिल्कुल। ये कब का शौक है और कितने अरसे से आप इसकी आबियारी कर रहे हैं? मेरी उम्र जो है 10 से मुझे शौक था। और एक शायर भी रहे हमारे इंदौर में, हाँ केसर इंदौरी, हाँ जो राहत इंदौरी और नूर इंदौरी के जिनकी शागिर्दी में थे आप। तो वो उस्ताद से मैंने जिक्र करा कि साहब मुझे भी शायरी सिखा दो। तो बचपने में मैंने जिक्र करा तो उन्होंने बोला कि शायरी सीखना हो तो रात को आओ। तो हम बचपना था, हम डर गए, लेकिन जब उनको देखा तो वो रात में लिखा करते थे। और एक दो ऐसा भी रहा कि पढ़ने की इच्छा हुई थी, तो पढ़ने के लिए एक इमाम साहब से हमने बोला कि हमें पढ़ाओ। उन्होंने बोला ठीक है आप पढ़ लो। 1-2 हफ्ते गए, वहाँ के मेंबर लोगों ने उन पे इल्जाम लगाया कि आप गैर मुस्लिम को कैसे पढ़ा रहे हो। तो उन्होंने बोला कहीं लिखा हुआ ऐसा है नहीं कि जो मैं तर्जुमा गलत हूँ, आप नौकरी से निकाल दो मेरे को। उसके बाद में ये हुआ कि हमारे शहर के अंदर एक दंगा हुआ था ईद मिलादुल नबी के टाइम पे, 90 के दशक में। वो दंगे ऐसे हुए कि वो कहीं और चले गए और हम कहीं और चले गए, नहीं आज हम भी पढ़े लिखे होते। नहीं, आप माशाल्लाह जिस हद तक जानते हैं वहाँ तक बहुत कम लोगों की पहुँच है। बाकी तो हकीम साहब बताएंगे। जी हकीम साहब। वो एक शायर का शेर बड़ा मशहूर है कि तूने मूसा को नाहक ही तकलीफ दी, लुत्फ आता अगर याद करते हमें। तूने मूसा को नाहक ही तकलीफ दी, लुत्फ आता अगर याद। तुमने मूसा को नाहक ही तकलीफ दी, लुत्फ आता अगर याद करते हमें। वाह। जिनकी आँखों में ज़ौक़ नज़ारा न हो, उनको जलवा दिखाने से क्या फ़ायदा। बहुत ये खूबसूरत, बहुत मशहूर है। बहुत उम्दा। तो बात चल रही थी कि शायरी और इन सब की, तो आपके अंदर जरासीम तो पूरे हैं और माहौल अगर वाकई मिल जाता, और आपने कोशिश भी की, और कुछ ज़माने की खामियां और खूबियां मिलकर हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। मैंने भी सोहबत से सब कुछ सीखा, बड़ों की सोहबत से। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि शेख व ब्राह्मण की
सोहबत बहुत हासिल की है। वो डांटते हैं। एक पंडित जी थे हमारे यहाँ, उनको बुलाया गया कि हमें सिखा दीजिए हारमोनियम। बहुत कुछ करने की कोशिश की है बचपन में। जी। और वो बेचारे आते थे और बस फ्रूट वगैरह तो कुछ खा लेते थे, वरना कुछ हमारे यहाँ का खाते पीते नहीं थे। और हमने चाहा कि मैं बड़ा पसंद करता हूँ गाना। मैंने गाना और बजाना सीखना शुरू किया। और वो पंडित साहब क्या करते थे कि हमें उसका जो अहम चीज़ें हैं कि सुर कैसे निकालना चाहिए और कहाँ से कौन सा सुर। अब सरगम सीखनी शुरू की। अब सरगम सीख ली तो फिर हमने कहा हमें गाना सिखाओ। तो उन्होंने सीधा सीधा हमें गाने ही सिखाने शुरू कर दिए। ये नहीं कि गाने कंपोजिंग कैसे करते ये नहीं सिखाया, और गाने ही सिखाने शुरू कर दिए। सबसे पहला गाना वो तन डोले मेरा मन डोले, मेरे दिल का गया करार, कौन बजाए बांसुरिया। तो वो तो सब बजाना सीख गए। और फिर वही ऐसे हालात जैसे आप बता रहे हैं, कुछ ऐसे हालात हुए कि पंडित जी ने आना छोड़ दिया और हम अधूरे संगीतकार रह गए। लेकिन फिर वो सोहबत जारी रही शायरों में, अदीबों में और शेख ब्राह्मण में बैठने की, तो शायर बन गए। तो ये सब के साथ हालात आते हैं, और आजकल तो बहुत ही हालात ख़राब हैं। आप कहने सुनने से ज़्यादा समझ सकते हैं। बाहर मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। तेरी महफिल तुझे सूनी लगेगी, तेरे नज़दीक जिस दिन हम ना होंगे। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधा जी हमारे साथ हैं। इस्तकबाल है सुधा जी। हमारी प्यारी बेटी यास्मीन और हमारा मसीहा, आप दोनों का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा सवाल ये था कि जैसे संतरे का जूस है, गाजर का है, बेल का जूस है, निकाल कर कितनी देर के लिए रख सकते हैं? कल मेरे मुलाजिम ने मेरे लिए जूस निकाल दिया, मैं रोज ही पी रही थी। बस जैसे बेल का गुद्दा निकाला, पानी में क्रश किया, उसे मिक्सी में या हाथ से करके वो मेरे को दे देता था, चीनी में मिलवाती नहीं हूँ। कल उसने फ्रिज में रख दिया, बाई चांस वो ठंडा होगा, मैंने वो पी लिया, देखा ध्यान ही नहीं करा, बात करते करते वो पी गई, गला मेरा चौड़ा हो गया, आज भी आवाज नहीं निकल रही। फिर मैंने 2 मेथी की चुटकी और 1 मीठा सोडा कल रात भी लिया, उससे गला मेरा खुला, आज भी अब सुबह भी लिया है। मुझे पता है मैं इससे ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि गर्म पानी पीने की आदत पड़ गई सर। मैं बिल्कुल ताजा पानी भी नहीं अफोर्ड कर सकती, और ना ही ठंडा का तो मतलब ही नहीं होता। हर वक्त गर्म पानी पीती हूँ, कभी उबलता हुआ और कभी नॉर्मल गर्म, मतलब ठंडा हल्का सा नॉर्मल करके। आप मुझे ये बताइए कि जूस क्या फ्रिज में रखना चाहिए निकालने के बाद? अगर बाहर रखा रहे तो कितनी देर तक और कैसे है? बेहतर। क्या नुकसान देता है? बाहर कितने खराब हो जाता है रखा हुआ? ठीक है जी हकीम साहब। कोई भी जूस 1 घंटा या 1.5 घंटा बाहर फ्रिज के ठीक रह सकता है, उसके बाद उसका जायका बदल जाता है। तो ज़रूरत पड़ने पर फ्रिज में रख सकते हैं, और जब आप उसको इस्तेमाल करें तो उसका दर्जा हरारत इतना कर लें कि जिसको आप पसंद फरमाते हैं या आपको नुकसान नहीं देता, तो ये काम कर सकते हैं। लेकिन फ्रिज एक अच्छी जगह है चीज़ों को महफूज करने की। और आपने बहुत अच्छी बात आज कही। मैं आपसे शायद यही उम्मीद करता हूँ कि मैंने एक दिन सुधा जी को या वीवर्स को कहा था ये हमारी गज़ल का मतला है। आज इन्होंने वही बात दोहरा दी कि शगुफ्ता यास्मीन गज़ल का मतला है और मैं मकता हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत वाकई में। बहुत शुक्रिया जी। 2 कॉलर्स और हैं हमारे साथ। तनवीर साहबा, पहले आपसे मुखातिब है, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
वो हमारी लड़की है, अरे पहला बच्चा है, 3 महीने है, उसको थायराइड हो गया है। हाँ तो वो दवा तो चल रही है, हाँ। एक गोली दे रहे थे, अब वो कर रहे हैं कि डबल थायराइड हो गया है तो 2 गोली दे रहे हैं। तो उनको क्या दें, नमक जैतून वाला जो नुस्खा हकीम साहब बताते हैं वो दें कि नहीं दें, और उसको और हामला औरत के लिए क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए, जैसे कि मोरिंगे का गूंद और नमक जैतून, ये सब में क्या दे सकते हैं। ठीक है। और वो एक लड़का है 9 साल का, मेरा नाती है। हेलो, जी जी। हाँ 9 साल का नाती है, उसका वजन बहुत ज्यादा है और बहुत उसको भूख लगती है, जैसे खाने को टूट पड़ता है, तो उसके लिए कुछ बता दीजिए। ठीक है। और बच्चे को कुछ इस किस्म के खेलों से जोड़िए जिसमें उसको भागना दौड़ना पड़े, या फिर 1 घंटा भाग दौड़ कर गुजारा करे। वज़न बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और उम्र ऐसी नहीं है कि उसे दवाएं दी जाएं। तो जब वो तो खाना दिया करें तो उसके खाने में अदरक, लहसुन और ज़ीरा कसरत से डाला करें, ताकि वो जो कुछ खाए उसकी चर्बी उसके जिस्म से बाहर आ जाए और मज़ीद चर्बी भी इस नुस्खे से पिघलती है। बहुत छोटा बच्चा है, इसलिए कोई दवा वाला इलाज मैं उसे बताना नहीं चाहता। मशक्क़त कराइए और खाना इस तरह से दीजिए उसको। और मैं समझा नहीं हूँ कि वो बच्ची जिसको थायराइड है वो हामला है क्या? नहीं, वो हामिला नहीं है। ये दूसरा सवाल है कि हामला ख़वातीन को गूंद मोरिंगा है, गूंद चिलगोज़ा है या गूंद सिया है, ज़ीरा है, चाहे नमक जैतून है, इन तमाम चीज़ों में क्या दिया जा सकता है और क्या नहीं दिया जा सकता, ये एक सवाल है। हामला ख़वातीन को ज़रूरत पड़ने पर निस्फ खुराक यानी आधी खुराक दी जा सकती है और 2 टाइम की जगह 1 टाइम इस्तेमाल करें बहालत मजबूरी। ये सब चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं हामला ख़वातीन। सिरका, इसका ज़ीरे का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हल्दी कम से कम खाएं या ना खाएं। सीख कबाब ना खाएं। सीख कबाब में एक ऐसी चीज़ मिली हुई होती है जिससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। और पपीता कच्चा बिल्कुल ना खाएं, पक्के से भी परहेज़ करें। 4 महीने तक तो ज़रूर करना चाहिए। हमल अगर 4 महीने तक इन चीज़ों का परहेज़ करें तो ज़ाया नहीं होता। और जिनको थायराइड है उनको वो नुस्खा दे सकते हैं आप। अगर उनको थायराइड है तो या तो वो खुद ही ठीक हो जाना चाहिए। जब बच्चा होने के वक्त में किसी खातून को थायराइड हो तो बच्चा होने के बाद वो चीज़ मामूल पर खुद भी आ सकती है। और अगर दवाएं लेने से भी गुजारा नहीं हो रहा तो दवाएं तो ज़रूर लें, लेकिन वो नुस्खा जो धनिया और आंवला और मेथी, धनिया 300 ग्राम रखें, आंवला मेथी 100 ग्राम रखें। इसका सफ़ूफ बनाकर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं नमक जैतून के पानी से। 1-1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा साथ में लें। और दवाएं अपनी दवाओं के साथ ही ले सकते हैं इनको। तो मुझे उम्मीद है ज़रूर कंट्रोल होना मुमकिन है। ठीक। रुखसाना साहिबा हैं अहमदाबाद से, क्या सवाल है? रुखसाना साहिबा, हमें सुन पा रही हैं आप? हाँ बहन, अपना नाम बताएं। मेरा नाम रुखसाना। जी रुखसाना साहिबा, ठीक है, आपसे सलाम वालेकुम। हाँ हाँ फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। अपने हकीम साहब से मेरे गोलसिया गुंद मंगाया, थोड़ा सी रहा है तो बोलते क्या कैप्सूल और अजू और मंगा लो, ऐसा बोलते। तो क्या मैं अजू मंगा सकती हूँ? आपकी तबीयत कैसी है रुखसाना? अभी तो मेरे को फर्क पड़ाएगा। अच्छा, कितने दिन से ले रहे हैं? 3 महीने से। दूसरे महीने में चालू करा था मैंने।
ठीक है, हेलो। कितना फायदा पहुंचा होगा? फायदा तो बहुत पड़ गया, पर वो जो पाँव के वो थापा नहीं है, वो झुकती है ना, तो वहाँ थोड़ा झीना झीना दुखता है। ठीक है, ठीक है। तो यानी पीछे खाना पड़ेगा यूँ कहती हूँ। ठीक है, सुनिए। हाँ। जी। हाँ, इसको आप लगातार लेते रहें, लेकिन अगर वो कैप्सूल कोई भेजे तो कैप्सूल अलग टाइम में खाना और गोंसिया अलग टाइम में। ऐसा भी करते हैं कि सुबह को गोंसिया खा लेते हैं, शाम को कैप्सूल खा लेते हैं, या सुबह शाम गोंसिया लेते हैं और दोपहर को कैप्सूल ले लेते हैं। उन दोनों चीज़ों को एक साथ ना खाएं, और अगर आप इसी से इत्मीनान है, आपको फ़ायदा है, तो उसको लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जी, शबाना है हमारे साथ मुंबई से। इस्तकबाल है शबाना साहबा, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। वो असल में मेरा क्या होता है, सोते सोते हाथ बिल्कुल जैसे लगता है बेजान हो गया, और कभी कभी पैर भी ऐसा होता है जैसे उसमें जान ही नहीं। हम खड़ा करते हैं तो वो धड़ से गिर जाता है, थोड़ी देर मलने के बाद उसमें फिर ऐसा लगता है कि जान आई है। ठीक है। हाँ, ये होता है, सुन्न हो जाता है, सो जाता है हाथ या पैर, और इस तकलीफ से भी निजात पाई जा सकती है। एक चुटकी या 2 चुटकी खाने का सोडा, 1 चुटकी या 2 चुटकी नमक जैतून, और 1 नींबू या 2 नींबू पानी में मिलाकर, 2 गिलास पानी में मिलाकर पूरे दिन में 1 बार पी लिया करिए। आपकी परेशानी अच्छी हो सकती है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। आप देखते रहिए आदाब डॉक्टर, बहुत जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है, और एक बार फिर चाहेंगे कि दिल की अमीर गहराइयों से हकीम साहब का शुक्रिया अदा करते हुए एक बार फिर इस्तकबाल करें, क्योंकि अपना कीमती वक्त जिस तरह रोज़ाना नाज़रीन के लिए इनायत करते हैं, उसके सामने शुक्रिया का लफ्ज़ बहुत हक़ीर है, बहुत बेमाना है। इस्तकबाल हकीम साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बड़े बड़े लोगों को मैंने मोहब्बत के आगे बेबस होते देखा है, हथियार डालते देखा है, मोम होते देखा है। इस जज्बे में ऐसा क्या है जो पत्थर को भी पिघला देता है, चट्टान को भी रेजा रेजा कर देता है? और देखिए, मोहब्बत कौन सी है और किससे है और किस दर्जे की है। मैंने बताया था ना कि वो इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पर यकसा, ज़र्फ़ के फ़र्क से आवाज़ बदल जाती है। बहुत खूबसूरत। जब हम किसी को चाहने लगते हैं तो वो उस शख्स में नहीं होती मोहब्बत जिसको हम चाहते हैं। मोहब्बत अपने अंदर होती है, और एक ख्वाहिश का नाम है जिसको हम मोहब्बत कह सकते हैं। और एक दूसरे की ज़रूरत पूरी होती है। जैसे आप एंकर हैं तो कुछ लोग आपसे मोहब्बत करने लगते हैं कि अगर हकीम सुलेमान के साथ आएँ तो आप ही आएँ। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको क्या, मुझे भी पसंद नहीं करेंगे। ऐसे भी हैं नापसंद भी करते हैं। मतलब कोई सिगरेट पीने का आदी हो जाता है तो छोड़ नहीं पाता, कुछ शराब पीने का आदी हो जाता है तो वो तो जैसी सोहबत, जैसा उसका मामला होता है वैसा हो जाता है। तो इसी तरह किसी शख्स का भी आदी हो जाता है। और ये जो आदी होना है, हैबिचुअल होना है, ये मोहब्बत है। आप देखें कि हम कुत्ता पालते हैं तो हम इतने आदी हो जाते हैं, कभी गौर करें, कोई जानवर पाल लेते हैं तो उसको बगैर देखे चैन नहीं पड़ता। हालांकि वो अपने जज्बात नहीं समझता, बस जानवर ये समझता है कि उसको खाना कौन खिला रहा है, वो उससे मोहब्बत करने लगता है।
मैंने 2 कुत्ते पाले हुए वहाँ गांव में, और वो ऐसे नहीं है नस्लदार कुत्तों का क्या है कि उनके बहुत खिदमत करनी पड़ती है। मैंने पाले नस्लदार तो वो वहाँ का माहौल बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो मैंने कहा आपके लेंडारी कुत्ते पालेंगे। लेंडारी उसको कहते हैं बेनस्ली। हाँ, माफ़ करना कि वो पता ही नहीं चलता कि जी। किसके बच्चे हैं, कौन उसकी माँ है। सड़क पे जो होते हैं वो मैंने 2 कुत्ते पाल लिए। अब यकीन करें कि मैं तो कभी कभी जाता हूँ वहाँ फैक्ट्री, तो अब मैं फैक्ट्री में मैंने एक मकान भी बनवा लिया है, तो लाइट की परेशानी जब होती तो मैं फैक्ट्री चला जाता हूँ, और जब मैं सो जाता हूँ तो एक कुत्ता आकर मेरे दरवाजे के सामने बैठ जाता है। मैंने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा कि जब भी मैं अंदर जाके सो जाता हूँ और जब दरवाज़ा खोल के बाहर निकलता हूँ तो बगैर कुछ किए वो उठ के चला जाता है। तो मैंने ये सोचा कि इस पर मेरी हिफाजत शायद दरकार है। जब मैं आ जाता हूँ तो ये सोचता है कि अब मेरे मालिक को कोई डिस्टर्ब ना करे, तो दरवाजे के आगे बैठ जाता है, ना मुझसे कुछ मांगता है ना कुछ करता है। तो जानवर को भी चाहिए, उसको भी रग़बत हो जाती है। अब वो सिलसिला क्या होता है वो तो अलग ही चीज़ है, लेकिन हर चीज़ को के बीच में एक गम होता है जी। किसी भी लकड़ी पर एक सनमाइका जब लगाते हैं तो उस पर चिपक नहीं सकता, उस पर एक गम बीच में रहता है जो उसको चिपका के रखता है, और हमारी मेज़ तैयार रहती है या कोई भी फर्नीचर, वो गम बाकी रहना चाहिए। अगर वो गम ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, तो मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। इनमें जो चस्पा होते हैं ये चीज़ ख़त्म हो सकती है। सुभान अल्लाह हकीम साहब, इससे उम्दा जवाब नहीं हो सकता। तो उपेंद्र जी बहुत देर से फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी उपेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंतज़ार करने के लिए। फरमाइए क्या सवाल है? सर नमस्कार हकीम साहब। जय हिंद उपेंद्र जी, स्वागत आपका। हाँ सर, मेरे 2 सवाल हैं। हाँ। एक तो ये बताइए कि मैं वो जो लहसुन और अदरक हो उसका बनवाया हूँ, पी रहा हूँ। हाँ। मतलब लहसुन, अदरक और जैतून का सिरका और नींबू हाँ पी रहा हूँ। तो आपने कहा था कि मैंने उम्र घटाया, तो आपने कहा था कि नमक जैतून आप लीजिए। तो क्या नमक जैतून और दोनों लेना पड़ेगा हमको? ठीक है। और सर दूसरा सवाल ये है कि कलौंजी का सिरका बढ़िया होता है, उसका बनाए कि इसका ठीक जैतून का? ठीक है जी हकीम साहब। कलौंजी और जैतून का सिरका अगर असली मिल जाए तो दोनों बहुत अच्छे हैं। कलौंजी का सिरका उससे भी अच्छा है, जैतून के भी, लेकिन कम से कम इनमें से दोनों में से असली मिलना चाहिए। तो ये अगर आपको नहीं चलता है, ये मैंने उन लोगों के लिए बताया कि जिनको ये ठंडा पड़ता है, खांसी हो जाती है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, वो हजरात इसकी जगह पर अगर कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए लेते हैं, हार्ट ब्लॉकेज के लिए लेते हैं, वज़न कम करने के लिए लेते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए लेते हैं, तो नमक, जैतून और खाने का सोडा 1-1 चुटकी या 2-2 चुटकी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन लोगों को ये नुस्खा जो आप इस्तेमाल फरमा रहे हैं जिनको नहीं चलता, और इन दोनों नुस्खों को साथ में भी लिया जा सकता है। जी। कलौंजी का सिरका बेहतर है कि जैतून का? और कलौंजी का अगर असली मिल जाए तो जैतून से भी बेहतर है, और जो भी मिले असली मिले, क्योंकि बेशुमार लोग जो भी मैं बताता हूँ वो नकली बना के मार्केट में डालते हैं। असली लेना ज़रूरी है, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं हो सकता। जी। बदरुन्निसा साहब, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी। मेरा बहुत दिन से फोन लगा, पहली बार। मैं 3 साल से ट्राई कर रही थी, बहुत हैरान हो रही थी। आज बहुत मेरे को बहुत खुशी मिली है। अल्लाह आपको हमेशा खुश मैं रखे। तो देखती मैं बहुत गौर से। मेरी लड़की के लिए मैंने अकाउंट माजूम मंगाया था। हाँ।
और एक और सवाल है, मेरे को सांस बहुत चलती है, मैं जरा भी चलते थक जाती हूँ, सांस बहुत भरती है ठीक है। आपकी और बच्ची आंखें को सूजी देती है। एक छोटा सा सवाल, अखरोट प्राश इस्तेमाल करते हुए कितना टाइम हो गया, कितना अरसा हुआ? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो दुबली है, बहुत ज्यादा दुबली है, 17 साल की है, तो मेरे को उसका टेंशन बहुत रहता है, ज्यादा बहुत ज्यादा दुबली है और दिमाग नहीं चलता उसका। ठीक है जी हकीम साहब। और मेरी बहुत सांस चलती है, मैं बहुत जरा सी खड़ी भी होती तो सांस बनने लगती हूँ, हाँ ठीक है बहुत तकलीफ है, जैसे आंखें सूज जाती है मेरी। ठीक है ठीक है, लिख लिया हमने आपका सवाल। जी हकीम साहब। तो अपनी बेटी को ये माजून दें या कोई भी नुस्खा देंगे तो 1-2 महीने काफ़ी नहीं है, 6-7 महीने दरकार है। अगर इतना दे सकते हैं तो दें, नहीं तो इसमें 1 महीने में 10-20% फ़ायदा होता है। तो इस तरह से आप उन्हें इलाज करें, यकीनन फ़ायदा होना चाहिए। और खजूर, 4 खजूर, 1 केला और 2 अंजीर, मिल्क शेक बनाइए इनका और रोज़ाना 1-2 बार बच्ची को पिलाइए, उनको फ़ायदा मुमकिन है। और ये जो सांस फूल रही है ये अच्छा नहीं है, सांस फूलना, चलने में सांस अगर फूलती है और वैसे ठीक रहते हैं तो होशियार हो जाना चाहिए। और 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर दिन में 2 बार खाने से पहले या बाद में पी लिया करें। लेकिन ये नुस्खा भी आपको 3-4 महीने इस्तेमाल करके फ़ायदा कर सकता है। जी, मुंबई से शमा साहबा, क्या सवाल है बहन? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी वो अरे हकीम साहब, हमने आपको इंटरव्यू जब आप ले रहे थे जब हमने आपको अपने भाई की रिपोर्ट भेजी थी स्पॉन्डिलाइटिस का उनको, तो वो आपने कहा था ये वाले नंबर पे भेज दो। तो वही मुझको आपसे पूछना था कि वो रिपोर्ट आपने देखी कि नहीं देखी, और वो रिपोर्ट जब आप देखेंगे जभी उनको कोई दवा देंगे, वरना हम कोई दवा नहीं देंगे, हम इंतजार में बैठे हुए हैं। हाँ, उनको क्या होता है, चक्कर आते हैं? नहीं, स्पॉन्डिलाइटिस जो हड्डी में हो जाता है, तो जिसकी वजह से उसका रिएक्शन उनकी आंखों पे होता है। तो आपने इससे पहले बताया था काला गोंद और वो अलसी देने के लिए बताया था, तो फिर उससे उनकी उंगली बहुत टेढ़ी थी, तो वो काला गोंद खाने से माशाल्लाह 1 हफ्ते में ही उनको आराम पड़ गया। लेकिन मेन जड़ जो इसको कमर में जो दर्द उठता है ना, फिर वो उसमें सीधा नहीं हो पाता, अगर वो ठीक भी आएगी तो भी उसको बहुत दिक्कत होती है। तो वो आपने कहा था कि रिपोर्ट भेज देना, तो हमने आपको रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन फिर दूसरे दिन से आपका प्रोग्राम नहीं आया कोई था। तो फिर अभी मतलब वो वही हमने कहा कि हम आपको पहले बता दें कि वो रिपोर्ट आप देख लीजिए, आप ठीक है। जो सी भी दवा बताएंगे जैसे वो ठीक हमको कर लेंगे। ठीक है शमा साहब, ठीक है, अब सुनिए अब। तो शम्मा, ये जो स्पॉन्डिलाइटिस होता है ये यहाँ डिस्क में नर्व दबती है, कभी 1 नर्व, कभी 2 नर्व, कभी बहुत सारी नर्व। तो इससे ये उंगली किसी की टेढ़ी होती है या बहुत दर्द करती है, किसी के कोहनी में दर्द होता है, किसी के मोंढे में, ये सब होता है। सर में दर्द होता है, आँखों में दर्द होता है, उल्टी आती है, चक्कर आते हैं, ये सब होता है इससे। तो जो आप दवा ले रहे हैं यानी गोंद से, आप वही लीजिए और लगातार 4-5 महीने लीजिए। आधा ग्राम आप ले रहे हैं, आपकी उंगली ठीक हो चुकी है। और ऐसे बैठे एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। और ये एक्सरसाइज ये 3 मिनट कम से कम, और ये पूरी तरह मोड़े। देखिए पूरे ऐसे करके मैं यहाँ तक ले आता हूँ, ये भी 3 मिनट पूरे दिन में 3 मिनट ये एक्सरसाइज करें और गोंसिया खाते रहें, आप बहुत जल्द अच्छे हो सकते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। आप देखते रहिए आदाब डॉक्टर, बहुत जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और एक बार फिर चाहेंगे कि दिल की अमीर गहराइयों से हकीम साहब का शुक्रिया अदा करते हुए एक बार फिर इस्तकबाल करें, क्योंकि अपना कीमती वक्त जिस तरह रोज़ाना नाज़रीन के लिए इनायत करते हैं उसके सामने शुक्रिया का लफ्ज़ बहुत हक़ीर है, बहुत बेमाना है। इस्तकबाल हकीम साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अब्दुल हमीद साहब आपके पास आ गए, देखिए क्या सवाल है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जी हकीम साहब, वो वही भाई गौन जामुन का ऐसे पूछा था, वो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो अब वो ये क्या बोलते हैं जैतून का सिरका नको पियो बोले थे, उसके बदल गोंद जामुन ले बोले थे। तो ये बॉडी के पार्ट जो भी आप गौन से या ये सिरका को बोले थे पार्ट खराब नहीं करता, तो ये भी गोंद जामुन भी वही काम करता, बॉडी के अपने पार्ट जो गोलियां खा रहे हैं उसके तरफ से काम नहीं करता, खराब नहीं करता। और अगर मेरे बाल भी बहुत जा रहे हैं तो उसके वास्ते क्या करना है, और क्या बोलते बाल काले करने का ऐसा 3 उसके बाद आए थे, वो 3 पाउडर मिला के वो काले हो रहे, और तवे पे डाल के करे तो मगर वो पानी ना आए तो फिर चल जा रहा, वो कलर चल जा रहा। तो परमानेंट कलर ऐसा कुछ 1 महीना ऐसा चले सर का कुछ और मिलाना क्या उसमें? ठीक है। हाँ देखिए, वो नुस्खा है शिकाकाई, आंवला, हरड़ बहेड़ा और मेहंदी, असली मेहंदी, इन सबको पाउडर बनाकर कच्चे लोहे की कढ़ाई में भिगो देते हैं और 2 घंटा कम से कम भीगने के बाद ये लगाई जाती है बालों में। इसमें पत्ती भी मिला सकते हैं, चाय की पत्ती, हम वज़न, तो ये कलर बनता है जो ओरिजिनल कलर आपके बालों पे हो सकता है और ये छूटना नहीं चाहिए। और क्या सवाल था आपका कि गोंद जामुन आप लेते, तो गोंद जामुन है इसके लिए डायबिटीज़ अगर किसी को कंट्रोल करनी हो तो एक चुटकी 2-3 बार ले सकते हैं, खाने के पहले लेना बेहतर है। और बालों को उगाने के लिए गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम इस्तेमाल किया जा सकता है। जी, आंध्र प्रदेश से हसीना साहबा, क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। बाजी मेरे 2 सवाल हैं। जी, पहला सवाल ये है कि गोंद मोरिंगा जो हकीम साहब कल बता रहे थे, हर रोज एक खुराक 1 ग्राम, 1 ग्राम कितना होता है? 2-3 चुटकी होता है। ठीक है। और दूसरा सवाल है कि हकीम साहब आपकी दवाइयों के इस्तेमाल के साथ साथ अगर कुछ बुखार, अगर जुकाम खांसी इस तरह का हो जाए तो क्या डॉक्टर के पास इलाज करवा सकते हैं? मेडिकल स्टोर से टैबलेट खा सकते हैं? जी ठीक है, ये 2 सवाल है। बेहतर। जी हकीम साहब, क्या सवाल किया? पहला सवाल तो ये था कि गोंद मोरिंगा बालों के लिए लेने को कहा है, तो 1 ग्राम का वो वज़न जानना चाह रही हैं कि किसके बराबर, चने की दाल के बराबर, साबुत चने के बराबर, काबली चने के बराबर 1 ग्राम कितना होता है? 1 ग्राम जो चने होते हैं ना, चने, वो 3 चनों के बराबर होता है। देसी चने जो आप यूज़ करते हैं, चने काबली चने के बराबर नहीं, देसी 3 चनों के बराबर होता है। और आप पढ़ी लिखी हैं, आप अंदाज़ा कर सकती हैं। और ये बिल्कुल तोल मोल के, तो वो सुनार जहाँ पर आप जेवरात के लिए जाती हैं वो तोल के भी दे सकता है कि कितना होता है, लेकिन एक अंदाज़ा कर लीजिए, थोड़ी कमी बेशी चल भी जाएगी। 1 ग्राम रोज़ खा सकते हैं। और हाँ, मेरी दवाओं के साथ आप ज़रूरत पड़ने पर एलोपैथिक इलाज भी कर सकते हैं, इंशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। जी, हैदराबाद से समीना साहबा, क्या सवाल है। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 सवाल है। अभी मेरे सास फोन करे थे, वो 1 महीने में 2 बार पीरियड्स आ रहा, तो तुलबुजा बोन खाने का सोडा खाना बोले, तो वो खाने से पहले लेना क्या खाने के बाद लेना? ठीक है। दूसरा खाने का तरीका। और मेरे को 5-6 साल से सर में दर्द, गर्दनों में दर्द नहीं होता,
गोली खाए तो कम होता, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब आप सुनिए हकीम साहब क्या आप फरमा रहे हैं। जी हकीम साहब। आपकी तो देखिए, गौन चिलगोजा की खुराक एक चुटकी है, और ये जो खाने का सोडा एक चुटकी पानी में मिलाकर, ये खुराक दिन में 1 बार या 2 बार ली जा सकती है। और आपका सवाल क्या था एक और? एक तो इन्हें 5 साल से सर दर्द है। हाँ, सर दर्द। हाँ। देखिए, सर दर्द हो और दवाई खाने से ठीक हो जाए तो हम खुश हो जाते हैं कि सर दर्द ठीक हो गया, फिर होता है, फिर होता है, और ज़िंदगी निकल जाती है, साल हर साल निकल जाते हैं। और फिर कभी ये सर दर्द जब यही हमारा वतीरा रहता है तो फिर ये चक्करों में बदल जाता है, चक्कर भी आने लगते हैं। लेकिन दुनिया के बेशतर जो सर दर्द हैं वो सर्वाइकल की वजह से होते हैं। सर्वाइकल में यहाँ हमारी गर्दन की डिस्क में रग दब जाती है, जो 2-3 काम करती है। या तो सर दर्द होता है, या चक्कर आते हैं, या हाथ में दर्द आता है, या मोढ़े में दर्द आता है, तो आप वही दवा खाएं जो आप खाते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करें। ये एक्सरसाइज रोज़ाना घड़ी देखकर 3 मिनट करनी है। एक साथ नहीं कर पाएंगे तो किस्तों में कर लें, 1-1 मिनट करके पूरे दिन में 3 मिनट। और एक ये एक्सरसाइज पूरी तरह, ये भी 3 मिनट किस्तों में ही कर पाएंगे, लेकिन ईमानदारी से कर लें। और गोंद स्याह असली आधा ग्राम दिन में 1 बार या 2 बार दूध या पानी से लिया करें तो ये बीमारी आपकी अच्छी हो सकती है। जी, हैदराबाद से फरजाना साहबा, क्या सवाल है बहन? अस्सलाम वालेकुम। मेरी 3 सवाल है। हाँ। एक, हमारे जेठ जो है, जो 40 ईयर्स से है, उनको शुगर और कोलेस्ट्रॉल है, सॉरी बीपी और कोलेस्ट्रॉल है, उसके लिए क्या यूज करना? हाँ। और जो लड़की है 16 साल की है, हाँ। उनको ना सेम आके काले काले धब्बे आ रहे, और लड़का है 17 साल का, हाँ। उनका पेट फूल जाता और भूख नहीं लगती, और फेस पूरा कालापन आ रहा फेस के ऊपर। ठीक है जी हकीम साहब। क्या क्या सवाल है? एक तो ये है कि मर्द के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें ब्लड प्रेशर है और कोलेस्ट्रॉल है, उसके लिए क्या इलाज है? और देखिए, आपके किचन में सोडा जो होता है, खाने का सोडा, मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर, कुछ भी कह लीजिए, 1 चुटकी पानी में मिलाएं, और 1 या 2 चुटकी, 2 चुटकी लें तो 2 गिलास पानी लें, खाने का सोडा पानी में मिलाएं, और 1 चुटकी या 2 चुटकी नमक जैतून मिलाएं, और ये सुबह और शाम पिलाएं। इनको खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। इससे इनके दोनों अमराज यानी कंट्रोल होना मुमकिन है, ब्लड प्रेशर भी और कोलेस्ट्रॉल भी। और बहुत सारे फ़ायदे इससे होते हैं, उनको ज़रूर दीजिए, असली लेकर असली ख़रीद कर दें। 16 साल की बच्ची है, काले धब्बे आ रहे हैं स्किन पे। हाँ, ये गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली 1 ग्राम रोज़ाना दूध, पानी या नारियल पानी से 1 ग्राम रोज़ाना उन्हें खिला दिया करें, उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, 17 साल का बच्चा है, लड़की की उम्र 17 साल है, पेट फूला हुआ रहता है और भूख नहीं लगती। उनके खाने में जब खाना बनाएं तो अदरक, लहसुन और ज़ीरा कसरत से इस्तेमाल करें, और फिर देखें। और अगर अदरक, लहसुन, ज़ीरा और धनिया खूब यूज़ किया करें खाने में, उनको भूख भी लगेगी और उनका पेट भी अच्छा हो सकता है। जी हकीम साहब, जैसे कि ये 17 साल का बच्चा है, इसका पेट फूला रहता है, छोटे बच्चे हैं तो समझ में आता है, उसने मिट्टी खा ली होगी, उसने कुछ और अला बला चीज़ कोई खा ली होगी,
लेकिन ये जो 17 साल की उम्र है उसमें बाज़ार के खाने खाने की एक आदत लग जाती है, इस वजह से भी पेट में निज़ाम हज़म में ख़राबियाँ पैदा होती हैं या भूख नहीं लगती है? तो माँ यही कहती रहती है कि मेरा बच्चा कुछ खाता नहीं है। हाँ। लेकिन बेशतर आज के बच्चे बाहर कुछ खा लेते हैं और माँ को सताते रहते हैं। माँ समझती है कि वो कुछ खाया नहीं है। हाँ, पेट फूला हुआ हो तो ऐसी चीज़ें हमारे घर में बहुत मौजूद हैं जैसे सौंफ है, धनिया है, ये उनको या तो चबा के खाने को कहें या पाउडर बना के खाने को कहें, इससे भी हमारे पेट के मामलात अच्छे रहते हैं। नाज़रीन, आज के लिए हमारी और आपकी मुलाकात यहीं तक। इंशाअल्लाह फिर अगले एपिसोड में हकीम साहब की मौजूदगी में उनकी शख्सियत के ज़ेर असर एक कौस क़ुज़ा के मानंद हफ्तरंगी एक बज़्म फिर सजाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, उम्मीद भी करते हैं, यकीन भी है और वादा भी है। लेकिन इजाज़त लेने से पहले हम चाहेंगे कि एक बार फिर हकीम साहब का बहुत सारा शुक्रिया तमाम नाज़रीन की तरफ से, तमाम व्यूवर्स की तरफ से, कॉलर्स की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से अदा कर दिया जाए। शुक्रिया हकीम साहब। ज़रूर। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।